ओके बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 का स्टार्ट करने वाले हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। मैं आपको एक्सरसाइज करवाने से पहले जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जो किसी भी एक्सरसाइज पूरे इंटायर चैप्टर नंबर 6 को करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, मैं आपको वो सारे के सारे इंट्रोडक्शन जो 6.1 में भी यूज़ होने वाली है, 6.2 में भी यूज़ होने वाली है और 6.3 में भी यूज़ होने वाली है, सारे कॉन्सेप्ट एक बार में समझा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखो। अगर आपको ये समझ में आ गई, कंप्लीट वीडियो देखना पहली बात तो, अगर आपने पूरी कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपको 6.1, 6.2 और 6.3 में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं आपको उनमें प्रॉब्लम नहीं होंगी। दैट इज़, क्वेश्चन करने में तो प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आएंगी, बट जो कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करेंगे, अगर आपको वो चीज़ें आ गई तो कोई भी टीचर आपको अगर वो क्वेश्चन समझाएगा आपको तुरंत समझ में आएगा। बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं आई, जो बेसिक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं आई तो किसी भी क्वेश्चन को आपको समझने में टाइम भी लगेगा और हो सकता है आप समटाइम्स के बाद भूल भी जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये चैप्टर के लिए ये जो मैं आज समझाने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो दैट वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने पूरा देखा तो किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखो, इनिशियली स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि कौन सी चीज़ कौन सी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली है। NCERT की बुक में, NCERT चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो लाइन्स एंड एंगल्स की अगर हम बात करें तो जो आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है, ठीक है, वो एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हिंदी में स्ट्रेट एंगल को बोलते हैं हम सरल कोण। सरल कोण। ठीक है, तो ये आपका सरल कोण है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद देखो, अगर इसी एंगल को, इसी 180 डिग्री के एंगल को अगर मैं दो भागों में बांट दूं, जैसे ये दो भागों में बढ़ गया, ठीक है, तो ये दो एंगल हो गए, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, तो दो एंगल हो गए इसके। तो सिंपल इसके दो एंगल है। एक एंगल ये है, लेट्स से दिस एंगल इज एंगल ए एंड लेट्स से दिस एंगल इज एंगल बी। तो दो एंगल्स ले लिया मैंने। अब जब मैं दोनों एंगल को ऐड करूंगा, एंगल ए और एंगल बी, तो ये आपका कंप्लीट एंगल बन जाएगा। फिर से वही सेम टू सेम स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो कितना आएगा? अगेन 180। इस टाइप के एंगल को बोलते हैं हम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, है ना। रैखिक यानी जो एक रेखा पे, और युग्म यानी जोड़ा, है ना। तो रैखिक युग्म यानी ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करने पे 180 डिग्री आए, उसको हम रैखिक युग्म बोलते हैं, है ना। लीनियर पेयर, शॉर्टकट में LP लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा स्ट्रेट एंगल ही होता है एक तरीके से। ठीक है, बट ये क्योंकि स्ट्रेट एंगल दो भागों में बटा होता है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, दो एंगल्स के पेयर में। अगर नेमिंग नहीं दे रखी, A और B नहीं लिखना हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये A है, ये O है, ये B है, ये C है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको लिखना नहीं आता कि एंगल्स को लिखते कैसे हैं। तो देखो कैसे लिखते हैं। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो नेम कैसे करेंगे? देखो ये एंगल इन दोनों लाइनों से बना है, इन दोनों लाइनों से बना है ये एंगल, तो कैसे लिखेंगे? अब इन दोनों लाइनों से अगर बना है तो हम इन दोनों लाइनों का नाम भी लेंगे, यानी A से स्टार्ट करेंगे, AOB। देखो ये एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो AOB। फिर से देखो AOB, तो ये एंगल आ गया। तो इसका नाम, एंगल A का नाम क्या है? एंगल AOB। इसी तरीके से अगर मैं एंगल B का नाम लिखना चाहूँ तो B का कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो BOC। ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो COB। तो दोनों में से कुछ भी लिखो, करेक्ट है। बस जब एंगल लिखो तो आप ऐसे करके भी देख लिया करो उंगली कि ये एंगल आ रहा है नहीं आ रहा। ये एंगल कैसा आएगा? ये है ना, ये एंगल, ये एंगल। तो नेमिंग COB, या फिर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो BOC। तो ये एंगल लिखने का तरीका होता है। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए एंगल कैसे लिखते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने देखी है, स्ट्रेट एंगल, और अगर स्ट्रेट एंगल पे दो एंगल बन जाए तो लीनियर पे है। ठीक है, आपकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है आपकी? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइनें, दो स्ट्रेट लाइन, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो अगर ये प्रतिच्छेद कर रही है तो देखो इसके आमने सामने का एंगल, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे इसका नाम A है, ये B है, ठीक है, ये मान लो ये C है, ये D है। ठीक है, तो ये एंगल A
एंगल बी के बराबर होगा, ये एंगल का साइन है, और जो एंगल सी है वो एंगल डी के बराबर है। क्यों? आमने सामने। अरे शीर्ष है, ये शीर्ष है इसलिए इसको बोलते हैं शीर्ष अभिमुख, यानी आमने सामने। अभिमुख का मतलब मुख के आमने सामने, है ना। तो शीर्ष अभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष अभिमुख कोण। तो शीर्ष अभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अगर शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? जो बिल्कुल आमने सामने होते हैं। दो लाइन इंटरसेक्ट, जरूरी नहीं है ऐसे ही कट करेंगे, कैसे भी कट कर सकते हैं। ये लाइन है, ये लाइन है, कट कर रही है। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल आमने सामने, इसलिए वर्टिकली अपोजिट। ये है वर्टिकली अपोजिट, ये किसके बराबर? ये इसके बराबर। तो समझो, अगर दो लाइन कैसे भी कट कर रही है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो अब ऐसे भी कट कर सकती है। इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा? अगर मैं इन दोनों एंगलों में वर्टिकली अपोजिट बोलूँ तो ये लाइन कट कर रही है, इसके सामने कौन सा एंगल है? ये। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स दो लाइन कट करेंगे, जो आमने सामने वाले एंगल होंगे वो कैसे होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने आप लोगों को तीन प्रॉपर्टीज बताई है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई है मैंने आपको? स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने आप लोगों को तीन प्रॉपर्टीज बताई हैं। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हम एक्सरसाइज 6.1 में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक जो है, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब 6.2 में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। हमने तीन प्रॉपर्टीज़ देख ली, 1 2 3, दैट इज स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो एक और एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। भाई रिफ्लेक्स एंगल देखो, ये भी 6.1 में यूज़ करेंगे, पहले ही क्वेश्चन में इवन, ठीक है। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, मान लो ये एंगल है हमारा, लेट्स से दिस इज ए ओ बी, ये सी पॉइंट। मैं बोलता हूं एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती। कोण ए ओ बी का प्रतिवर्ती, ठीक है। तो क्या होगा? जिस एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना है उसको 360 में से माइनस कर दो। मतलब ए ओ बी का रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ए ओ बी का, जिसका रिफ्लेक्स उसी एंगल को माइनस करेंगे। मान लो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है और मुझे इसका रिफ्लेक्स निकालना है तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? 360 में से 3 घटा दो, 330, यानी एंगल ए ओ बी का रिफ्लेक्स कितना होगा? 330 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्स है। जिस एंगल का रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं 360 में से उसी एंगल को घटा दो, उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। तो हमने 4 टाइप की प्रॉपर्टीज देख ली। स्ट्रेट एंगल जिसको सरल कोण बोलते हैं, लीनियर पेयर जिसको रैखिक युग्म बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको शीर्ष अभिमुख कोण बोलते हैं, एंड रिफ्लेक्स, है ना, मैं बड़ा बड़ा लिख लेता हूं, रिफ्लेक्स जिसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, है ना, प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जिस कोण के प्रतिवर्ती की बात कर रहे हैं, जिस एंगल के रिफ्लेक्स की बात हम कर रहे हैं, उस एंगल को छोड़कर जितना भी एंगल है, यानी या फिर हम कह सकते हैं 360 में से उसी एंगल को माइनस कर दो। अगर मैं बोल रहा हूं इस एंगल का रिफ्लेक्स, तो इसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, किस में से? 360 में से इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। दिस all these properties are used in exercise 6.1, ठीक है। तो 6.1 में हम ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। नाउ अब हम 6.2 में जो प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं वो सारी प्रॉपर्टी मैं आपको एक साथ बताऊं। चलो ठीक है, 4 प्रॉपर्टी को नोट कर लो, ठीक है। अब इससे आगे वाली प्रॉपर्टीज देखते हैं। नाउ जो अब हम एक्सरसाइज 6.2 में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ है हम उसकी बात कर रहे हैं। एंड इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने पिछले क्लास में क्लास 8 और 7 में भी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बट फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जिन बच्चों को नहीं भी आता उनको भी आ जाए, ठीक है। तो मैं 2 प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जो कि प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन्स की। तो पहले समझो पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं। पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं?
पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ओके, समांतर रेखाएं क्या होती है भाई? समांतर रेखाएं क्या होती है? ऐसी दो लाइंस, ऐसी दो लाइंस जिनको हम कितने ही आगे तक बढ़ाएं वो कभी ना मिले, ऐसी दो लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। या फिर आप कह सकते हो ऐसी दो लाइंस जिनके बीच का जो गैप है हमेशा कैसा होता है? उन दोनों के बीच का गैप हमेशा सेम होता है। अगर उन दोनों के बीच का गैप सेम है तो वो पैरेलल लाइन है। अगर इन दोनों लाइनों के बीच में जो गैप है अगर वो सेम नहीं है तो पैरेलल लाइन नहीं है। चलो एग्जांपल देखते हैं। देखो भाई, ये लाइन है और एक ये लाइन है। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। व्हाट इज द रीजन? ठीक है, व्हाट इज द रीजन? देखो यहां पे देखो कितना ज्यादा गैप है और यहां देखो, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज नॉट सेम। इनकी जो गैपिंग है वो सेम नहीं है। अंतर जो है इनके बीच में समान नहीं है। समांतर, समानांतर भी बोलते हैं, समानांतर भी बोलते हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए लाइन पैरेलल नहीं है। यहाँ पे यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, हर एक पॉइंट का डिफरेंस सेम होगा तभी लाइन पैरेलल होगी। अगर हर एक पॉइंट के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है तो वो लाइन पैरेलल नहीं होगा। ओके, अब देखो इनकी प्रॉपर्टी देखो, इसकी प्रॉपर्टीज देखो। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअली? चलो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पैरेलल लाइन समझ में आया? तो देखो, अगर दो पैरेलल लाइन है और उसको एक लाइन ऐसे तिरछी कट करे तो इस लाइन को बोलते हैं, जो ऐसे कट करके जा रही है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखाएं हमें समझ में आ गई, तिर्यक रेखा भी हमें समझ में आ गई, है ना। तिर्यक रेखा, टेढ़ी लाइन है जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है। ओके, अब इसमें भाई अल्टरनेट एंगल बनते हैं। अल्टरनेट एंगल जनरली समझो होता क्या है, मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ नेमिंग कर देता हूँ 5 6 7 8। अल्टरनेटिव, ओके, एकांतर एंगल, जो एकांतर कोण होता है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कोण को बोलते हैं हम भाई अल्टरनेट एंगल। अब जो आपके अल्टरनेट एंगल है वो दो टाइप के होते हैं। अल्टरनेट एंगल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को बोलते हैं हम बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो दो टाइप के एंगल बनते हैं भाई, एक होता है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरा होता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब सबसे पहली बात हम करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। तो भाई इंटीरियर का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है। इंटीरियर मीन्स क्या होता है? अंदर, है ना। इंटीरियर मीन्स अंदर, अंतः। अब किसके अंदर? पैरेलल लाइंस के अंदर। तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। इन पैरेलल लाइन के अंदर कौन कौन से एंगल आते हैं? 3 4 5 6, ये 4 एंगल इस लाइन के अंदर आते हैं। तो हम इन्हीं 4 एंगल की बात करेंगे, ठीक है। इंटीरियर मीन्स इन्हीं 4 एंगल की बात करेंगे क्योंकि यही पैरेलल लाइन के अंदर है। अब पहली चीज़ ये बात समझ में आ गई, इंटीरियर का मतलब पैरेलल लाइन के अंदर वाले और एक्सटीरियर का मतलब पैरेलल लाइन के बाहर वाले, यानी इन दोनों, ये लाइन है, इसके बाहर और इसके बाहर। तो एक्सटीरियर की बात करेंगे तो 1 2 7 8, इतनी बात क्लियर हो गई। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले। अब इंटीरियर एक्सटीरियर हो गया। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की इस साइड वाला लेंगे तो दूसरा इस साइड वाले लेंगे। फिर समझो, अगर एक एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड वाला अगर लेंगे, तिर्यक, जो तिर्यक रेखा है उसके इस साइड वाला अगर एक एंगल लेंगे तो दूसरा दूसरी तरफ वाला लेंगे। और तीसरी बात, पहला एंगल पहले लाइन को टच करना चाहिए और दूसरा एंगल दूसरे लाइन को टच करना चाहिए। तो मैंने 3 बातें बोली। इंटीरियर मीन्स सिर्फ अंदर वाले एंगल देखेंगे, एक्सटीरियर मीन्स सिर्फ बाहर वाला एंगल देखेंगे। दूसरी चीज़, एक एंगल लाइन के इस तरफ होनी चाहिए, दूसरी इस साइड होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जो मैं एंगल एक इस साइड वाला ले रहा हूँ अगर वो ऊपर वाले को टच कर रहा है तो जो इस साइड वाला है वो नीचे वाले लाइन को टच करना चाहिए, पैरेलल लाइन को टच करना चाहिए।
ओके समझो, अब मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर की बात कर रहा हूं तो ये 4 एंगल और इंटीरियर है। ऑल्टरनेट मीन्स अगर ये लाइन है तो एक अगर इस साइड है तो दूसरा इस साइड होना चाहिए। दूसरी बात मैंने यही कही थी। तीसरी बात मैंने कही थी, अगर ये वाला एंगल पहली लाइन को टच कर रहा है तो इधर वाला एंगल दूसरी लाइन को टच करना चाहिए, क्योंकि भाई एक इस साइड और एक इस साइड में तो ये और ये भी ले सकते हैं, पर दोनों ही ऊपर वाले टच कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इस साइड होना चाहिए और एक इस साइड होना चाहिए। अगर इधर वाला ऊपर को टच कर रहा है तो इधर वाला नीचे वाला टच होना चाहिए, अगर इधर वाला नीचे वाला टच कर रहा है तो इधर वाला ऊपर वाला टच होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो अगर मैं बोलूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, तो अगर मैं बोलूं 4 का ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है ना, ऑल्टरनेट 4 का एंगल ऑल्टरनेट कौन सा है, तो भाई ये मैंने लिया है लाइन के इस साइड वाला। अब मैं इंटीरियर की बात कर रहा हूं तो मैं इन्हीं 4 एंगल को देखूंगा, बाकी जो 2 और 4 और है उनको देखूंगा ही नहीं। इंटीरियर की बात करेंगे। अब जो 4 ये जो एंगल 4 है वो लाइन के इस साइड है। अगर ये लाइन के इस साइड और ये इस लाइन को टच कर रहा है ऊपर वाले को, तो भाई जाहिर सी बात है कि जो दूसरा एंगल मैं लेने वाला हूं वो इस लाइन को टच करना चाहिए। और ये वाला एंगल इस साइड है तो जो दूसरा एंगल है वो इस साइड होना चाहिए, मतलब ये एंगल 5। एंगल 5 क्लियर हुआ? तो एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 5। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इज द रीजन। अगर मैं बोलूं बताओ भाई एंगल 6 किसके बराबर है, तो आप डायरेक्टली क्या देखोगे भाई 6 अंदर की बात हो रही है, मतलब ये चारों एंगल ये इस साइड है तो दूसरा एंगल इस साइड होगा। अगर ये इसको टच कर रहा है तो दूसरा ऊपर वाले को टच करना चाहिए, ऊपर वाली लाइन को। तो 6 इस साइड और ऊपर को टच, यानी 3 एंगल 3। तो एंगल 6 एंगल 3 के बराबर है। ये हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो एंगल 2, ये देखो ये लाइन के बाहर है, तो अब मैं इन दोनों को देखूंगा, इन दोनों को देखूंगा। ये ऊपर तो दूसरा एंगल कहां मिलेगा? दूसरी लाइन पे। ये पहली लाइन पे तो दूसरी लाइन पे मिलेगा। ये इस साइड है तो हमारा एंगल इस साइड होगा, एंगल 7। एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 1 इस साइड है, बाहर है तो बाहर ही होगा। ये ऊपर टच कर रहा है तो हमारा दूसरा एंगल नीचे टच करेगा। ये इस साइड है तो इस साइड होगा, एंगल 8। समझो, सिंपल सी बात है। 3 बातें ध्यान में रख लो। इंटीरियर मतलब सारे एंगल इंटीरियर अंदर वाले देखेंगे। अगर मैं 4 की बात कर रहा हूं तो इन्हीं 4 एंगल में से दूसरा एंगल होगा जो उसके बराबर होगा। कौन सा? ये इस साइड तो दूसरा इस साइड, ये ऊपर तो दूसरा नीचे, यानी 4 किसके बराबर होगा? इस साइड होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, यानी 5। 1 अगर ये बाहर है तो हमारा जो अल्टरनेट एंगल होगा बाहर ही होगा। ये इस लाइन को टच कर रहा है तो दूसरा एंगल इस लाइन को टच करना चाहिए। ये इस साइड है 1 तो हमारा एंगल इस साइड मिलेगा, इस लाइन को टच, और इस साइड एंगल 8। तो इस तरीके से आपको अल्टरनेट एंगल समझने हैं। तो 2 टाइप के अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण। ये दोनों अंतः एकांतर कोण है ना। और ये दोनों हमारे बाह्य एकांतर कोण है ना, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण मीन्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो भाई मेरे ख्याल से आई होप आप लोगों को अल्टरनेट एंगल समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसको नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लो। वैसे ये समझने वाली चीज़ थी। जब हम क्वेश्चंस में करेंगे जब क्वेश्चंस को, तो अल्टरनेट एंगल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। अल्टरनेट और एक और मैं प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ, वो वाली प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो अल्टरनेट समझ में आ गया होगा। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब अभी हमने लास्ट टाइम ऑल्टरनेट एंगल पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण। याद रखना ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ऑल्टरनेट एंगल है, ये हमेशा पैरेलल लाइन के बीच में ही बनते हैं। अगर लाइन पैरेलल होंगे तभी हम ऑल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में सोचेंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो इनके बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं अगर पैरेलल लाइन ना हो तो। अगर पैरेलल लाइन गिवन है तभी दिमाग में आना चाहिए कि ऑल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग बन सकते हैं। अगर लाइन पैरेलल नहीं दे, जैसे देखो ये, अब आप कहोगे लाइन के अंदर, चलो 1 2 3 4 नेमिंग कर लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। अब ये पैरेलल लाइन नहीं है, दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, तो अगर मैं बोलूँ 2 तो भाई 2 आप कहोगे अंदर है, तो इन 4 एंगलों को देखेंगे। ये इस साइड है तो दूसरा एंगल इस साइड होगा, ये ऊपर है तो दूसरा नीचे, नहीं 5। क्या एंगल 2 5 के बराबर है? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है। ये ऑल्टरनेट एंगल बराबर तभी होंगे जब लाइन पैरेलल होगा।
यानी लाइन पैरेलल होगा तो बराबर होंगे, अगर लाइन पैरेलल नहीं होगा तो बराबर नहीं होंगे। ओके, अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब लाइन पैरेलल नहीं है, इस बात को समझ लेना, ठीक है। लाइन पैरेलल नहीं होंगे तो अल्टरनेट एंगल भी बराबर नहीं होंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का रूल समझो एक्चुअली है क्या। अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो 2-3 चीजें इसमें भी आप माइंड में सेट कर लो क्या है, ठीक है। लाइन के जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होता है उसके एक तरफ के एंगल देखेंगे हम सिर्फ, मतलब अगर मैं एंगल 1 की बात करूं तो मैं सिर्फ इधर के एंगल देखूंगा, 1, 4, 6, 7 ऐसा, इधर के एंगल नहीं देखूंगा। यानी जब हम देखेंगे तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के एंगल देखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं पहला एंगल लाइन के ऊपर ले रहा हूं तो दूसरा लाइन के ऊपर लूंगा। मतलब देखो एंगल 1 की बात की मैंने, अब मैंने कहा कि अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रहा हूं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहा हूं और एंगल 1 ले लिया, तो एंगल 1 किस साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है। तो अब मैं सिर्फ इन्हीं एंगल की बात करूंगा, इन्हीं की, यही 4 एंगल है मेरे पास और कोई से दूसरे एंगल नहीं है। अब अगर जो पहला एंगल मैंने लिया है अगर वो लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल भी लाइन के ऊपर ही होगा। मतलब इस लाइन के एक तरफ 1, 4, 6, 7 ये एंगल्स हैं, ये एंगल 1 इस लाइन के ऊपर है, पहला लाइन के ऊपर है, तो जो हमारा दूसरा एंगल होगा वो भी लाइन के ऊपर ही होगा, यानी एंगल 6, एंगल 1 6 के बराबर। अगर मैं एंगल 8 की बात करूं तो एंगल 8 किधर है, इधर है, तो इधर वाले एंगल की बात करूंगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इधर वाले की बात करूँ। ये देखो एंगल 8 किधर है, लाइन के, ये पहला लाइन है इसके नीचे, तो हमारा दूसरा एंगल इसी साइड और लाइन के नीचे, इसी साइड लाइन के एंगल 3 के बराबर। तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिर्फ लाइन के ऊपर लाइन के नीचे वाला नहीं देखना आपको, अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये 2 ट्रांसवर्सल लाइन और दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। कह दिया है कि ये और ये पैरेलल है, एल, ये देखो ये पैरेलल का साइन होता है भाई, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, कि एल और एम समांतर है, इसको ए और बी लिख देकर रहेगा, इन्होंने ए और बी भी समांतर है, बट हमारे लिए तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, पैरेलल भी है। तो अगर मैं इसमें कॉरस्पॉन्डिंग की बात करूं तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अगर मैं एंगल 2 बोलूं, एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग, तो एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग देखो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये लाइन के ऊपर है, तो इसी साइड लेना है, इसी साइड, 2 जिस साइड है उसी साइड लेना है। तो 2, 3, 9, 10 इनमें से कोई सा भी एक लूँगा, अब ये लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर वाला नहीं। और कोई एंगल है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये दोनों भी तो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये लाइन के आगे है, ये लाइन है इस लाइन के आगे, तो दूसरा एंगल भी लाइन के आगे होगा, ये देखो आगे एंगल 6 के बराबर। तो हमें ये भी देखना है, लाइन के ऊपर तो ऊपर, लाइन के नीचे तो नीचे, और अगर लाइन के आगे है, इस लाइन के आगे है, तो अगला एंगल भी लाइन के आगे ही होगा, एंगल 6, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर मैं बोलूँ बताओ भाई एंगल 16 का कॉरस्पॉन्डिंग, तो 16 देखो ये लाइन है, इसके इसी साइड देखेंगे, 16 किसके बराबर, ये लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर एंगल 5, और ये आगे इस लाइन के आगे, तो दूसरा एंगल भी लाइन के आगे, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना है। अगर मैं सारे एंगल को कंबाइन कर दूं, कौन कौन से एंगल को कंबाइन कर दूं, अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल को कंबाइन कर दूं, कॉरस्पॉन्डिंग को कंबाइन कर दूं और वर्टिकली अपोजिट एंगल को कंबाइन कर दूं, तो देखो एक एंगल कितने के बराबर हो सकता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी एक ही एंगल में लगा सकते हैं। देखो कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इतना ही है। बट एक क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा। देखो अगर मैं बोला एंगल 3, तो देखो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है। आप रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 लाइन है आपस में कट कर रहे हैं, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर। ये आपने पढ़ा है कि 2 लाइन कट करेंगे तो आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, ठीक है। और एंगल 3 किसके बराबर होगा, अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग लगाऊं तो देखो ये लाइन है, ये लाइन है, एक तरफ के एंगल देखेंगे 3 नीचे है तो 10, आप रीजन लिखाओगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी देखो एंगल 3 1 के भी बराबर है और 3 10 के बराबर, और किसी के बराबर हो सकता है 3, यस। ये देखो ये दोनों पहला लाइन है, ऑल्टरनेट की बात करूं तो ये अंदर है, तो अंदर के एंगल की बात करेंगे, ये चारों एंगल, ये चारों, ये इस साइड, दूसरा इस साइड।
तो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग की भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं वर्टिकली, यानी एंगल 3 1 के भी बराबर, 10 के भी बराबर, 12 के भी बराबर। अब 12 किसके बराबर? 10 के बराबर। 10 किसके बराबर? 14 के बराबर। 14 किसके बराबर? 7 के बराबर। यानी सारे एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। देखो कैसे, 3 1 के बराबर, देखो 3 1 के बराबर, 1 किसके बराबर? 5 के बराबर, 5 किसके बराबर? 7 के बराबर, 7 किसके बराबर? 14 के बराबर, 14 किसके बराबर? 10 के बराबर, 10 किसके बराबर? 12 के बराबर, 12 किसके बराबर? 3 के बराबर। आगे सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कैसे? एंगल 1 किसके बराबर? देखो एंगल 1 एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, 5 किसके बराबर? 7 के बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 7 किसके बराबर? 14 के बराबर, देखो नीचे तो नीचे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 14 किसके बराबर? 10 के बराबर। वाई 10 किस क्यों? 10 क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 10 किसके बराबर? 16 के बराबर, देखो वर्टिकली अल्टरनेट एंगल। 10 किसके बराबर? 12 के बराबर। यानी सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, सारे लगभग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो सारे एंगल आप इस तरीके से बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अब मैं आपको वो प्रॉपर्टी समझाऊंगा जो हम लास्ट एक्सरसाइज 6.3 में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया हो। अब देखो 6.3 में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी समझते हैं। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3 में जो भी प्रॉपर्टीज यूज़ होने वाली है उसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, बहुत आसान। भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो, अगर एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होती है। पहली चीज़, ये ट्राइंगल है, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यदि अगर हम तीनों कोणों को जोड़ दें तो तीनों कोणों को जोड़कर 180 डिग्री आता है। पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। 8th प्रॉपर्टी कि अगर एक ट्राइंगल है तो जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण, ये देखो ये ट्राइंगल के बाहर है ना, ABC, इसको D मान लेता हूँ। ठीक है, या इसकी नेमिंग कर लेता हूँ, ये X है, ये एंगल Y है, ये एंगल Z है, ये एंगल A है, ऐसा मान लेता हूँ। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहर का एंगल, बाह्य कोण जिसको बोलते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इस एंगल के सामने देखो, ये एंगल इन दोनों लाइनों से बना है। तो इन दोनों लाइनों को अगर सीधाई में ले जाओगे, ऐसे सीधा, तो इसके सामने जो दो एंगल आते हैं, देखो एंगल ए है, यहां से पकड़ लो, यहां से पकड़ते ही इसको दो भागों में बांट दो, ऐसे दो भागों में बांटा तो देखो ये यहां पे पहुंच जाओगे आप और यहां पहुंच जाओगे। तो ये जो दो एंगल है इसके सामने, एंगल ए के सामने, ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। यानी किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इसके सामने वाले दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इनको जोड़ने, ये आपका थ्योरम है आपकी बुक में। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, अगर मैं बोलूँ चलो इसका एक और एक्सटीरियर एंगल बना देता हूँ, ये बना देता हूँ B। तो अगर मैं बोलूँ एंगल B किसके बराबर है, आप क्या करो, यहाँ पे हाथ रखो, ऐसे सामने ले जाओ, तो उसके सामने दो एंगल है, बाह्य कोण, ये एक्सटीरियर एंगल, ये सामने वाला किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले दो एंगल, यानी एंगल Y और एंगल Z के बराबर, ऐसे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, चलो ठीक है, मान लो ये 30 डिग्री है और ये मान लो 60 डिग्री है। मैं बोलूँ एंगल B बताओ, तो एंगल B किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले इन दोनों एंगल को जोड़ दो, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर। तो बहुत आसान है भाई, बाहर वाला एंगल किसके बराबर होगा? सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के। तो हम ये प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं, कौन कौन सा, कि जो एक्सटीरियर है इसके सामने वाले दो इंटीरियर के बराबर होता है, पहली प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 6.3 के लिए, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 8 प्रॉपर्टीज बताई है। अगर आप लोगों को ये 8 की 8 प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई तो ना ही आप 6.1 में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, ना ही 6.2 में, ना ही 6.3 में। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, 6.1 अब NCERT के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है।